हुआ, जब हमारे हस्बैंड ऑफ हुए थे वो 30 साल के थे। मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले भी नहीं चाहते थे कि हाँ मैं जाऊँ बाहर काम करूँ, या बस वो लोग चाहते थे जाओ ससुराल में रहो। और ससुराल वाले सोचते थे कि मेरे पास नमक रोटी है, आए खा के रहे, घर में पड़ी रहे। मुझे लगा मैंने सबसे मदद मांगी, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से भी मदद नहीं मांगी, सबसे मांगी, लेकिन मेरा किसी ने मदद नहीं किया। कुछ नहीं मांग रहे हैं, खाली साथ रहने का सपोर्ट मांग रहे हैं ससुराल वालों से। न उनसे धन मांग रहे हैं, न दौलत मांग रहे हैं। दुनिया की टेंशन, बातें, ससुराल का साथ न देना, घर से बाहर निकलना, तमाम चीज़ें मेरे अंदर घुसती थी कि मैं क्या करूं। मेरा सेहत इतना डाउन हो गया था, इतना डाउन हो गया। जब भी मैं हॉस्पिटल में लेके जाती थी तो डॉक्टर मुझे इतना चिल्लाता था, यहाँ आई हो इन्फेक्शन लेने, बच्चे को बीमार करने आई हो। हॉस्पिटल के लिए निकल गए, लेकिन मेरे मायके में किसी को पता नहीं था, केवल किट्टो को ही पता था। वहाँ क्या हुआ है हॉस्पिटल में मुझे नहीं पता है। सब जितना गाड़ी जा रहा है, सब गाड़ी रोक रोक के देख रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। जितना मोबाइल मेरे हाथ में था, सब पन्नी उन्नी सब मेरे हाथ में था, सब ले लिए। और तुरंत मैं बोल रही हूँ कि क्या हुआ जीजा, कहाँ है। दोनों लोग कंधे से सर मेरे रख के दोनों लोग रोने लगे थे। मुझे गाड़ी में बैठाए, तब मैं देख रही हूँ कि आगे उनको बीच वाले सीट में बैठाएंगे। मम्मी, मैं बोली मम्मी इनको क्यों यहाँ बैठाए हैं, क्या हुआ है। कहीं कुछ नहीं। फिर पीछे से देख रही हूँ एक गाड़ी भर के सब मेरे मायके वाले, मम्मी, चाचा वाचा सब लोग आए। पूरी कहानी ही खत्म हो गई। मैं अब कैसे जीऊँगी, किसके लिए जीऊँगी। जब पति नहीं रहते हैं ना, इंसान को एहसास होता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा ही खलता है, क्या क्या नहीं बोलते हैं। ऐसी ज़िंदगी जीना मेरे लिए एकदम बेकार है। बहुत ही मुश्किल होता है। रहने के बाद तो मुझे कभी नहीं एहसास हुआ, लेकिन न रहने पे मुझे बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि काश आज वो रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो हे गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का बकबक विद अमित किट्टो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित जायसवाल। आज के हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिनके लिए आप सब लोग बहुत टाइम से भर भर के कमेंट कर रहे थे कि इनको क्यों नहीं बुला रहे हो, क्यों नहीं बुला रहे हो। वंदना दीदी का आपने पॉडकास्ट कर लिया, लेकिन इनका पॉडकास्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसी के लिए हम लोग स्पेशली आए हैं मुंबई, और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं पूनम दीदी। पूनम दीदी, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। पूनम दीदी की जो स्टोरी है काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी मोटिवेशनल है, और बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है। तो उन सब सारी चीज़ों पे, सारे मुद्दों पे हम सब आज बातें करेंगे। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सब लोग नहीं जानते हो, और बहुत सारी बातें आप लोग जानते हो। तो जो बातें आप नहीं जानते हो, उन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूनम दीदी कहीं ना कहीं आप लोगों से ही इंस्पायर हैं, और आप लोगों के घर परिवार में कहीं ना कहीं एक पूनम है। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है वो है पूनम ब्लॉग्स। तो पूनम दीदी, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका बकबक विद अमित किट्टो में। मैं अच्छी हूँ, और आप मुझे ब्रॉडकास्ट पे लिए मेरा स्टोरी जानने के लिए मतलब एक्साइटेड हुए, मुझे इस यहाँ तक लाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे बारे में सब लोग जानेंगे। और बहुत चीज़ें हमने लाइफ में संघर्ष किया है, और बहुत बातें हमारे अंदर है, लेकिन मैं शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन आप जो क्वेश्चन करेंगे, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो दोस्तों, पॉडकास्ट की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है, और बिल्कुल बने रहिएगा। तो पूनम दीदी, आप यूट्यूब पे तो आई, उसके बाद की सारी लाइफ के बारे में लोग जानते हैं। हम शुरुआत करेंगे थोड़ा सा पीछे जा करके, क्योंकि ये पॉडकास्ट है और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे वीडियोस लोग देख रहे हैं, उनको आपके बारे में बिल्कुल अच्छे से सारी बातें पता चले। तो शुरुआत करेंगे, करते हैं ऐसे कि आपकी शादी से ही शुरुआत करते हैं, या अपने एजुकेशन, या शुरुआत से बताइए फिर अपने बारे में कि कैसे रहा आपका बचपन, और कैसे पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी, फिर शादी कैसे हुई। बचपन तो हमारा बहुत अच्छा था। हम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे मम्मी पापा बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत नॉर्मल ही जिंदगी था। मतलब मम्मी पापा के तरीके से हमारे पापा भी बहुत बड़ा फैमिली है हमारे मायके में। तो ये बात मतलब जब शादी होती है भाइयों की तो लोग अलग अलग हो जाते हैं। ज़िंदगी में हमने शादी के पहले भी बहुत हम पापा के साथ संघर्ष किए हैं, बच्चों से लेके। और हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं। जिस तरीके से हमारे पापा की इनकम थी, उससे
बेहतर हम लोग को ज़िंदगी दिए हैं। और हम तो जानते हैं कि पापा के संघर्ष को लेके सोचती हूँ तो वो चीज़ मैं अपने ऊपर डिपेंड करती हूँ कि जब एक पिता ऐसे संघर्ष करके 6 बच्चों को पाल सकते हैं तो एक माँ, मैं, आप लोग को पता है कि मैं इस समय एक सिंगल मदर हूँ, हमारे पास 2 बच्चे हैं। तो एक साहस मिलता है पिता को, जब 6 बच्चे पाल सकते हैं तो हम 2 बच्चे कैसे नहीं पाल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने अपने पापा और मम्मी से सीखी हैं, और जो स्ट्रगल मेरे मम्मी पापा किए हैं उनसे देख के मुझे बहुत सीख मिली है। तो आपका एजुकेशन कहाँ तक रहा? मेरा एजुकेशन 12th तक है। 12th तक आपने पढ़ाई की, और शादी कैसे हुई और कैसे लड़का पसंद हुआ जिनसे आपकी शादी हुई? क्योंकि उसके बाद की स्टोरी सब जानते हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपकी शादी के बारे में, किट्टो की, आप जिनको नहीं पता, किट्टो की बहन है, सबसे बड़ी वाली दीदी हैं किट्टो की, और मैं उस टाइम किट्टो कितने की साल की थी, ये सब थोड़ी सी बातें बताई ताकि लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में इंटरेस्ट हो। जब मेरी शादी हुई थी मैं 21 ईयर की थी, और किट्टो बहुत ही छोटी थी। मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी मैं हूँ और किट्टो सबसे छोटी है, तो काफ़ी हमारे और किट्टो के उम्र में बहुत डिफरेंट है। और किट्टो बहुत ही छोटी थी, इतनी बड़ी होगी मेरी शादी में, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, लेकिन छोटी ही थी, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, सबसे पहले मेरी शादी हुई थी। और किट्टो कम से कम नहीं तो 10-12 साल की होगी मेरी शादी में। ओके, तो आपकी जब शादी हुई आप 21 साल की थी, तो जब ससुराल गई तो ससुराल में कैसा रहा? फिर हमने सुना कि आपकी लाइफ का ज़्यादातर टाइम आप मुंबई में रही, तो मुंबई में जो जीजा जी थे वो क्या करते थे और कैसे आपका मुंबई आना हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि हमें पता है कि आप मुंबई में रहती हैं, तो ये चीज़ क्लियर करिए कि आप मुंबई में हैं कि गुजरात में हैं, मतलब क्या वो? नहीं, ये यहाँ तो महाराष्ट्र लगा था। हाँ। इसके बाद आप जाएंगे तो गुजरात लगाएगा। अच्छा। हाँ, तो मैं मुंबई में जब मेरी शादी हुई तो 1.5 साल हो गया, तो मेरी सास बोली कि मैंने शादी अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए शादी की हूँ। तो आर्यन के पापा, मतलब मेरे बच्चे आर्यन के पापा थे, तो वो मुझे 1.5 साल के बाद बुलाए मुंबई। तब से मैं उनके साथ ही रहती थी। तो मुंबई में वो क्या करते थे, और मुंबई में आप लोग कहाँ रहते थे उस टाइम? उस समय मैं जोगेश्वरी में रहती थी, और मेरे पति एक ऑटो चलाते थे। तो ऑटो चलाते थे उस यहाँ टाइम? मुंबई में लोग रिक्शा बोलते हैं। रिक्शा बोलते हैं। तो मैंने सुना कि जो आपके हस्बैंड थे उन्होंने बहुत लोगों की बहुत तरीके से मदद की है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो है कि हमारे गांव से रिलेशन से कोई भी आता था तो मेरे पति के ही पास आते थे। और जो मैं रहती थी, किसी को भी ज़रूरत पड़ता था, बस मुकेश भाई मैं आपके यहाँ आता हूँ। मैं उनकी बीवी थी, जो लोग भी आते थे सबका देखभाल करना, खाना पीना बनाना, सब कुछ करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि जब वो चले गए तो मुझे किसी का सहारा नहीं मिला। तो मुंबई में आपका अपना था फ्लैट की रेंट पे था? मैं रेंट में ही रहती थी। तो जब जोगेश्वरी छोड़ दी, नाला सुपाड़ा में रहती थी, तो हमारा खुद का एक रूम ऐसे चौल में एक ले रूम, लिया था आपने? हाँ, रूम ले लिए थे। तो इस पे हम लोग इस मुद्दे पे आएंगे कि हाँ उनकी मतलब डेथ कैसे हुई थी, कैसे ये सब चीज़ें हुई, और आप उस टाइम शादी को कितने साल हो गए थे? मैं नाला सुपाड़ा आई तो तब पर भी जोगेश्वरी से आप नाला सोपाड़ा आ गई थी? जोगेश्वरी से मैं जब नाला आपने अपना खुद का ले लिया था तो आप लोग नाला नहीं, यहाँ सोपाड़ा? भी नाला सुपाड़ा आई तो रेंट पे ही रहती थी, लेकिन जो हमने लिया था उसको रेंट पे दे दिया था, थोड़ा आउट में था वो। अच्छा। हाँ, तो यहाँ आए, यहाँ भी रिक्शा चलाते थे, तो उनको मतलब आते जाते लोग जब यहाँ रहते हैं तो लोगों से पहचान होती है, तो उनकी एक बिल्डर से पहचान हो गई, तो वो रिक्शा भी चलाते थे और बिल्डर का भी मतलब काम करते थे। उसमें जैसे क्या है कि रूम सेल करना, उनके साथ उठना बैठना, तो वहाँ से भी उनका इनकम होता था, रिक्शे से भी इनकम होता था। तो उसके बाद फिर कैसे हुआ ये सब हादसा? रिक्शा चलाते थे, उनको क्या है कि जानते हैं जब बिल्डर लाइन में चले जाते हैं तो कभी कभी दोस्त के चक्कर में इंसान अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। प्रॉपर्टी का भी काम करने लगे थे वो? हाँ, अपनी लाइफ बर्बाद कर देते थे। दोस्त अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो
कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि इंसान जब साथ में रहते हैं, होते हैं ना कि जब दोस्ती सही रास्ते पे जाती है तो इंसान का घर बन जाता है, और दोस्ती जब दोस्त गलत रास्ते पे ले जाते हैं तो वहाँ से घर बिगड़ने का नौबत आ जाता है। तो कुछ ऐसी उनकी आती थी दोस्तों को सपोर्ट करना, जैसे कि अब मुंबई में रहना, रेंट पे रहना, 2 बच्चे लेके, घर का खर्चा घर पे देना, सब कुछ उनके हाथ, क्योंकि वो भी अपने घर पे, मतलब मैं अपने ससुराल में, मेरे हस्बैंड बड़े थे तो उनको भी सब कुछ देखना रहता था, तो मैनेज नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी वो इधर उधर से करके कर लेते थे। दोस्त लोग भी बोलते थे मुझे चाहिए, तो वो चोरी से क्या करते थे, मतलब मुझे न बता के किसी से उधार लेके उनको देना, फिर उनको देना, वो नहीं भरते थे तो वो अपने तरीके से भरते थे। अच्छा, इतना दोस्तों की मदद करते हाँ, हैं। इतना दोस्तों की मदद करते थे। बच्चे कितने साल के थे आपके उस टाइम? उस टाइम बच्चे मेरे, मतलब जब ऑफ हुए थे तो आर्यन 7.5 साल का था और आरो 3.5 साल का था। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, जो ऑफ हुए थे, बीमार हुए थे कि क्या चीज़ हुई थी उनको जिसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है? वो उनको कोई बीमारी थी नहीं थी, एक दवा भी कभी नहीं खाते थे। अचानक से उनको फीवर हुआ, फिर उसके बाद फीवर हुआ तो उनको दवा रिएक्शन कर गया। तो उनके एक दोस्त की बीवी थी तो बोले मुकेश भाई आपको क्या ये बोलते हैं चेचक माताजी निकली हैं। अच्छा। तो बोले कि माताजी निकली हैं, तो वो आए मुझे बोले कि माताजी निकली हैं। तो हम कहे कि नहीं माताजी नहीं निकली, ये दवा का इन्फेक्शन है। कहीं नहीं, वो बोली हैं माताजी निकली हैं। तो जब माताजी का नाम लिए तो माताजी जब निकलती हैं तो उसमें दवा नहीं दिया जाता है। अच्छा। तो मैं उनको दवा नहीं दे रही थी। तो फिर अच्छा, जब दवा नहीं दे रही थी, घर पे अपने सासू माँ को फ़ोन करती थी कि इनको ऐसे ऐसे हुआ है। तो अभी जैसे अगर से तबीयत खराब हुआ तो हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे, इतना सीरियस भी नहीं थे। अभी अच्छा। बुखार होगा तो कहीं डॉक्टर रहेंगे, उन्हीं को दिखाएंगे। फिर उसके बाद जब दवा नहीं दी तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि वो बाहर का सामान, मतलब बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते थे और तेल मसाला बहुत ज़्यादा यूज करते थे, बहुत ज़्यादा ये सब खाते थे। फिर उसके बाद पेट में दर्द होता था तो मुझे और मैं रो रही हूँ, पैर पूरा फटा जा रहा है, रो रही हूँ, दवा नहीं दे रही हूँ। तो किसी एक लेडीज़ को बुलाई, मैं बोली देखो ये क्या हो गया, बार बार 2-2 मिनट में मैं अपने ससुराल फ़ोन लगा रही हूँ। फिर ऐसे एक दिन बीत गया, फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि फिर ऐसे टॉयलेट करने गए तो बोल रहे हैं कि मुझे पीला टॉयलेट हो रहा है। मैं देखी, मैं बोली तुरंत जाओ आप चेक कराओ। उसी समय मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो पंकज भैया की। हाँ, पंकज भैया की। तो उनका शादी था, उनका 17 तारीख को शादी था, 17 अप्रैल को, और वो 11 तारीख हम लोग को लेने ही आए थे। और 11 अप्रैल को? 11 अप्रैल को नहीं, मतलब आए थे लास्ट तारीख तक आए थे, लास्ट मार्च तक आए थे। क्योंकि ऐसा होता है कि अप्रैल के सीजन में कभी टिकट नहीं मिलता है। तो इनका तबीयत खराब हुआ, पीलिया निकला, तो यहाँ झराए फुकाए सब कुछ किए करने के बाद फिर उसके बाद पीलिया यहाँ ठीक नहीं हो रहा था, इनका तबीयत खराब हुआ। और 17 तारीख को भाई का शादी था और टिकट मिल नहीं रहा था। 2 दिन स्टेशन पे लाइन लगा के टिकट निकाल रहे हैं। तो आर्यन के पापा बोल रहे हैं कि तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोली आपका इतना तबीयत खराब, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। बोले नहीं तुम चली जाओ। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, अगर से चलेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे, नहीं तो हम कोई नहीं जाएगा। तो 2 दिन तक, और इधर जिनका शादी है खुद यहाँ फंसे हुए हैं, टिकट नहीं मिल रहा है। और मुंबई साइड कहीं जाके अपने पहचान वाले थे, 2 दिन तक टिकट निकाले। फिर उसके बाद टिकट निकला और जा नहीं रहे थे। मैं इनको ज़बरदस्ती लेके गई, ट्रेन में लेके गई। तो ट्रेन में बोल रहे हैं कि अब मेरी बचने की एकदम अवस्था नहीं है, बचने की अवस्था नहीं है। तो मैं वही ट्रेन में रोने लगी। तो मैं सास को फ़ोन लगाई, बोले इलाहाबाद उनको एडमिट कर दो, ज़्यादा सीरियस हो रहा है। आपकी ट्रेन इलाहाबाद तक की थी? नहीं, मेरी ट्रेन सुरियामा तक की, मतलब बनारस तक की थी, हमें सुरियामा ही उतरना था। तो कैसो करके हम सुरियामा पहुँचे, तुरंत गाड़ी आई, आए हम लोग घर, नहाए, नहा के जैसे ही नहा के उठे उनको फिर से बहुत तेज़ फीवर हो गया। फीवर इतना हो रहा था कि उतर नहीं रहा था। वो कंडीशन, मतलब पूरा हाथ में छोटा छोटा दाना, एकदम इन्फेक्शन जिससे दवा होता है ऐसे पूरा बॉडी हो गया था। डॉक्टर देखे, बोले इनको तुरंत एडमिट करो। ब्लड टेस्ट गया, टेस्ट में निकला, बोले तुरंत एडमिट इनको लेके जाओ करो। तो भदोही हॉस्पिटल में वो 5 दिन एडमिट थे। तो 5 दिन एडमिट थे। 5 दिन की एडमिट में शादी का दिन था और
हमारे भाई का शादी था और इधर ये हॉस्पिटल में थे। मैं यहाँ से तो मुंबई चली गई लेकिन भाई की शादी में नहीं गई। भाई की शादी में नहीं पहुँच पाई और मम्मी मेरी रो रो के शादी कर रही है। समझिए उधर शादी नहीं, केवल हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा था। उधर दुल्हन लेके आ रहे हैं, फिर भी पापा मेरे झरवाने के लिए हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं। कितना भी हो गया, भदोही से भी जवाब मिल गया कि क्यों इनका इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा है और पीलिया क्यों नहीं कम हो रहा है, क्योंकि उनको लीवर में पीलिया पकड़ लिया था। और ये चीज़ें फिर बीएचयू लेके गए। बीएचयू भी 1 महीना लेके एडमिट थे। बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ, एकदम हम लोग तबाह हो गए, कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ चला गया था। अगर से वो बचे रहते तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन वो नहीं बचे। सब वो भी नहीं है हम लोग के हाथ में और कुछ भी हम लोग के हाथ में नहीं बचा। बहुत ही परिस्थिति हमारी खराब हो गई थी। तो अब वही है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं कराया था इन्होंने। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले अपनी फैमिली का और अपना हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग ज़रूर करवाएं। हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो शायद और भी बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन क्या होता है, जब किसी के परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है ना, तो इंसान को कुछ भी नहीं समझ में आता भाई कि क्या करें क्या ना करें। तो बीएचयू में वो एडमिट थे। हाँ, बीएचयू में कंट्रोल में नहीं आई उनको, मतलब बता नहीं पाए बीएचयू वाले कि किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। सारा रिपोर्ट नॉर्मल निकलता था, कुछ भी नहीं। ऐसा उनका चेकअप होता था कि दीपक भाई रहते थे, वो देख के दंग रह जाते थे। ऐसा कौन सा रास्ता नहीं था कि उनका चेकअप नहीं हुआ। और चेकअप के दौरान उनके रिपोर्ट में सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं निकलता था। यहाँ तक कि एड्स वगैरह का सब कुछ का रिपोर्ट निकला। लास्ट चेकअप था, फिर उसके बाद होता है ना कि लास्ट चेकअप था। मम्मी हमारी स्कूल थी, आना जाना तो हम लोग का लगा रहता था। 14 तारीख को हम मिल के आए, मैं, चाची, मम्मी। तो जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में एंट्री कर रहे हैं तो मम्मी से बोल रहे हैं, मम्मी आज मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई हैं। तो क्या करें हैं कि भैया तू कुछ खावे ना करता तो का लेके आई। अच्छा मम्मी कल हमरे बदे सवेरे, जबकि कभी लौकी नहीं खाते थे, न कभी करेला खाते थे, कुछ भी नहीं खाते थे। और मैं आ रही थी तो उनका वो चाहते थे कि मैं हॉस्पिटल में रहूं, लेकिन मेरा आरओ 3.5 साल का था। जब भी मैं हॉस्पिटल में लेके जाती थी तो डॉक्टर मुझे इतना चिल्लाता था, यहाँ आई हो इन्फेक्शन लेने, बच्चे को बीमार करने आई हो, और छोटा बच्चा रहता है तो बगैर माँ के बगैर नहीं रह सकता है। तो सास ससुर और दीपक भाई हॉस्पिटल में लेके एडमिट, मतलब वहाँ रहते थे, कंटिन्यू वो लोग वहाँ रहते थे। तो 14 तारीख को जब मैं मिल के आई तो मम्मी से बोले कि मम्मी मेरे लिए लौकी का जूस भेज देना, करेला का जूस भेज देना। मैं ठीक हो गया हूँ। 1 दिन पहले अब उठे, अपने हाथ से दाढ़ी बनवाए, वीडियो कॉलिंग करे, वंदना से बात किए, किट्टो से बात किए, दीपक भाई से, मतलब सबसे बात किए। कहें कि देखो मैं ठीक हो गया हूँ, कल हमारा लास्ट चेकअप है और कल के बाद मैं घर आ जाऊँगा, आराम से कूलर लगा के सोऊंगा। फिर उसके बाद जब आया 15 तारीख, 14 तारीख को मैं रात को मिल के आ रही हूँ, सुबह हुआ मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मम्मी के साथ मैं उठी और वो मम्मी जैसे कि दाल, फिर करेला का जूस निकाली, लौकी का जूस निकाली, सब मम्मी के साथ मैं कर रही थी। और दीपक भाई हॉस्पिटल जा रहे थे तो मैं भी फटाफट मम्मी के साथ काम करके सब करवा के मैं भी नहा के हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गई। तो दीपक भाई बोले कि अभी कल रात को मिल के आई हो, क्या करोगी, जाओगी, फालतू में आरो परेशान होगा, मुझे लेके नहीं गए। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और 14 तारीख को मैं मिल के आई, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि ऐसा क्यों। और उस दिन उनका चेहरा अजीब सा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि बहुत बग मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही बोल रहे थे। तो मैं अपने सास से बोल रही हूँ कि आज कैसन बोलत है मम्मी। कहते हैं कुछ नहीं, इतना दिन के बाद बोलत है ना, कुछ ना हुए। अच्छा चलिए, जब मैं चली आई, दीपक भाई गए तो मेरा जी नहीं मान रहा था, तो मैं अपनी सास को फ़ोन लगाई। मैं वो लास्ट चेकअप था, 10 बजे स्टार्ट होने वाला था। तो 10 बजे हॉस्पिटल खुलता है, 10 बजे चेकअप का उनका नंबर था। तो मैं अपनी सास को फ़ोन लगाई तो मैं बोली क्या हुआ मम्मी, चेकअप हो गया? तो बोल रही हैं कि मतलब मेरी सास फ़ोन पे रोने लगी। तो मुझे ना बहुत घबराहट होने लगी, घबराहट होने लगी। मैं किसी से कुछ भी नहीं बताई। धीरे से आरो को थोड़ा सा दाल चावल निकाली, उसको खिलाई। खिलाने के बाद
किट्टू से बोली कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, किसी को बताना मत। और जीजा की तबीयत बहुत ज़्यादा लग रहा है, सीरियस है। सब मेरी मैं सास से बात की हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई, लेकिन मेरे मायके में किसी को पता नहीं था, केवल किट्टू को ही पता था। और हॉस्पिटल से निकली तो मैं चौराहे पे पहुंची, मतलब हमारे यहाँ चौराहा जहाँ से बस उस पकड़ा जाता है। मैं कभी अकेले कहीं नहीं जाती थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा मुझे हिम्मत हुआ कि मैं अकेले घर से निकल गई, चौराहे पे गई। जब किस्मत ख़राब होती है, बस भी लेट से आया, आधा घंटा चौराहे पे बैठी रही। फिर उसके बाद मैं सोची कि डॉक्टर बोले हैं इनको छेना देने के लिए, छेना ले लेती हूँ। फिर बस में बैठ गई, कमसेठी पहुंची, वहाँ भी काफ़ी देर तक बस खराब। वहाँ क्या हुआ है हॉस्पिटल में मुझे नहीं पता है, लेकिन घर पे सब कुछ हो गया, फिर भी मुझे नहीं पता है। जैसे ये बातें बाद में होने लगी कि मैं जितना गाड़ी जा रहा था, ये लोग एक गाड़ी भर के पूरा, मम्मी मेरी स्कूल थी, कुछ भी नहीं पता था। सब जितना गाड़ी जा रहा है, सब गाड़ी रोक रोक के देख रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। और उधर से मतलब फ़ोन आ गया था कि अचानक से उनके पेट में दर्द हुआ, और कुछ जो भी अपने मम्मी से बात किया था। मुझे तो आखिरी बार मुलाकात भी नहीं हुई। और मैं जब पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि जब वहाँ हॉस्पिटल में पहुंची, कैसे भी करके मैं हॉस्पिटल जैसे पहुंच रही हूँ, जिस वार्ड में वो एडमिट थे, तो कहीं तकिया इधर फेंका हुआ है और चप्पल इधर फेंका हुआ है। तो बगल में एक लोग थी, मैं बोली कि आज इनका लास्ट चेकअप था, कहाँ गए हैं? कहीं बहनी तो कि कुछ ना पता बाटे, जिसे भोजपुरी में लोग बात करते थे। मैं बोली नहीं मुझे कुछ, कहें जा जितना जल्दी हो सके जाबू मिल जाबू। तो फिर नीचे दीपक भाई का फ़ोन आ रहा है, दीपक भाई का फ़ोन आ रहा है, तो बोल रहे हैं, मैं बोली कि कहाँ हो, क्या हुआ? जीजा का चेकअप हो गया? तो बोले जैसे गई हो वैसे आओ। फिर उसके बाद मैं नीचे आई तो मेरे देवर, और 10 दिन रह गया था, तो मेरे देवर से बोले कि मम्मी योगेश के बुला दे तू, तो हम मिल रही, तो उनसे हमारा मिले के बहुत इच्छा कर था। तो 10 दिन जब रह गया था, 1 हफ्ता रह गया, तो वो छुट्टी लेके यहीं मेरे देवर रहते हैं, जॉब करते हैं। 1 हफ्ता का छुट्टी लेके गए, तो मेरे देवर और दीपक भाई दोनों लोग आए। मैं बोली क्या हुआ जीजा का, क्या हुआ? चेकअप था लास्ट, तो क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कुछ नहीं, चलो चलो चलो। फिर उसके बाद जब कहें कुछ नहीं, जितना मोबाइल मेरे हाथ में था, सब पन्नी उन्नी सब मेरे हाथ में था, सब ले लिए। और तुरंत मैं बोल रही हूँ कि क्या हुआ जीजा कहाँ है? दोनों लोग सर पे मेरे मेरे कंधे पे, कंधे पे सर मेरे रख के दोनों लोग रोने लगे। फिर सामने जा रही हूँ, मेरी सास मुझे पकड़ के रोने लगी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों सब रो रहे हैं, लास्ट चेकअप है तो रो क्यों रहे हैं? तो जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठाए, और बैठा के जब लेके आने लगे, तब मैं देख रही हूँ कि आगे उनको बीच वाले सीट में बैठाएंगे। मम्मी, मैं बोली मम्मी इनको क्यों यहाँ बैठाए हैं, क्या हुआ है? कहीं कुछ नहीं। फिर पीछे से देख रही हूँ एक गाड़ी भर के सब मेरे मायके वाले, मम्मी चाचा वाचा सब लोग आए। पूरी कहानी ही ख़त्म हो गई। जब जिसकी दुनिया उजड़ जाती है वही जानता है कि कैसे इंसान क्या होता है। उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे हाथ में न मेरा पति है, न मैं अब कैसे जीऊँगी, किसके लिए जीऊँगी।
जब पति नहीं रहते हैं ना तो इंसान को एहसास होता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा ही खलता है कि चाहे जिस हालत में रहते हैं, अगर भगवान उनको एक पैर पे रखते, बेड पे लेटे ही रहते, लेकिन मेरे सामने रहते, जो अहमियत उनके रहने पे है, उनके रहने पे मैं लाख कुछ भी कर लेती हूँ। लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं। ऐसी जिंदगी जीना मेरे लिए एकदम बेकार है। पति के बगैर ससुराल में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। रहने के बाद तो मुझे कभी नहीं एहसास हुआ, लेकिन न रहने पे मुझे बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि काश आज वो रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बातें तो लोगों की इतना चुभती है, इतना चुभती है कि दिन दिन तो बीत जाता है, रात को सबकी बातें सोच सोच के मैं कैसे दिन काटती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो जब वो गुजरे शादी हो चुकी थी पंकज भैया की? हाँ, शादी को कुछ कुछ दिन हुए, 17 तारीख को शादी थी। 1 महीना हो गए थे। 17 अप्रैल को पंकज भाई की शादी थी और मई में गुजरे थे। 15 मई को उनका डेथ हुआ था। एम्स में कितने टाइम तक एडमिट थे? 1 महीने थे पूरा। 1 महीना पूरा एम्स में। बीएचयू में 1 महीने थे। हाँ, बीएचयू में। फिर उसके बाद तो आपकी पूरी लाइफ ही बदल गई। बच्चे 2 छोटे छोटे हैं। फिर कैसे आपने अपने आप को संभाला? कितना मायके वालों ने साथ दिया और ससुराल वालों का क्या साथ रहा? मैं तो एकदम टूट चुकी थी। मेरे पास एक होता है कि न पैसा था 1 रुपया। जब मेरे हस्बैंड ऑफ हुए तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैं सोचती थी कि इन बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए। जो कुछ भी था, मेरा मायका और ससुराल बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है कि चलो बहुत कुछ इंसान कर सके, कि उसके ज़रिए इंसान को जीना चाहिए। 1.25 महीना जब बीत गया तो मैं आ गई मम्मी के यहाँ। मम्मी के यहाँ आ गई तो एक कमरे में मैं रहती थी। मुझे किसी के सामने जाना भी बहुत अजीब सा लगता था, जैसे लगता था कि मैं किसी का कुछ चुरा लिए हूँ, और अजीब सा लगता था। मैं जाती नहीं थी। उस समय किट्टो कंप्यूटर सीखती थी। होता है कि जब इंसान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, हाथ में कुछ नहीं रहता है, तो किट्टो कंप्यूटर सीख रही थी तो मुझे बहुत प्रेशर डालती थी कि चलो दीदी मेरे साथ कंप्यूटर सीखने चलो। लेकिन मुझे लोगों के सामने आना इतना अजीब सा लगता था कि मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि मैं आज किसी के सामने जाने के लायक नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे जब किट्टो कुछ दिन कंप्यूटर सीखने लगी तो दीपक भाई मुझे बहुत फोर्स करने लगे। जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, कंप्यूटर सीख लोगी तो कहीं भी जॉब कर लोगी, कुछ तो पैसा आएगा। मैं कंप्यूटर सीखने लगी। आई ससुराल वालों से भी मैं बोली कि मतलब क्या होता है कि ससुराल से बोली कि अब 2 बच्चे हैं, लोगों को पढ़ाना लिखाना, और कितना तक हम कितना किससे सपोर्ट मांगेंगे। और ससुराल में भी कुछ नहीं बचा था। दवा इतना ज़्यादा पैसा लग गया था, सब कुछ चला गया था, और ससुराल वाले किसके भरोसे मांगूं। एक देवर हैं, वो भी अपना कर खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका इनकम नहीं है, जॉब करते हैं, जो भी रहता है उनका भी परिवार है, परिवार को देना देखना। फिर उसके बाद दवा करके सब कुछ चला गया था। मतलब एक इंसान पूरे घर को इतना बड़ा खर्चा नहीं चला सकता है। तो मैंने कुछ उन लोगों के सामने अपनी शर्त रखी, उन लोगों ने नहीं मानी। अब उन लोग के दिमाग में क्या चलता था मैं नहीं जानती थी। बस कुछ शर्त रखी, उन्होंने नहीं माना तो मैंने कदम उठाया। लेकिन उस वक्त उठाया कि जिस वक्त मुझे नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि मैं इतना टूट चुकी थी। मुझे लगता था कि अब मैं अगर से इस बार कदम नहीं उठाऊंगी तो कभी ज़िंदगी में लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ।
उस समय किट्टू की शादी पड़ी हुई थी कि शादी 1.5 महीने ही थे। तो बहुत ऐसी बातें होती हैं कि जैसे कि हमारे देवर यहाँ रहते थे, आर्यन की पढ़ाई यहाँ होती थी, आर्यन को लेके आए 1 साल पढ़ाए। फिर ये होता है कि मुझे लगा कि मेरे पति मेरे पास नहीं है, बच्चा भी मेरे पास नहीं है, सब मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊँगी, ये होता था। तो फिर उसके बाद मैंने ससुराल में बात की कि आखिर देवर वहाँ रहते हैं, मुझे भी ले चलो, रेंट पे रूम दिला दो। नहीं, साथ में कुछ दिन रखे। मैं भी कुछ 12 तक पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि बाहर निकलो तो इंसान कुछ कर नहीं सकता है, बच्चों को देख नहीं सकता है। अरे 8,000 10,000 मिलता तो कम से कम घर के खर्च तो चलते। लेकिन हमें टालते गए 2.5 साल बीत गया। मैं मम्मी के यहाँ रहती थी, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जैसे सब लोग आते थे ससुराल से तो मैं वहाँ मम्मी के यहाँ रहती थी, मुझे मम्मी पापा से कुछ नहीं तकलीफ थी, घर वालों से तकलीफ नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर की सोच मुझे ये होता था कि सब आ रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, अपना भी घर रहता तो मैं आती। जो आज पति के रहने की इज्जत, मतलब पति के रहने पे जो मान सम्मान रहता है, और एक जगह मायके में रहो, कोई भी माँ बाप 10 बहू रह सकते हैं लेकिन एक बेटी नहीं रह सकते हैं। मुझे लगता था कि वैसे ही मान सम्मान पहले के जैसा मुझे मिले, मतलब उनके तरफ से कमी नहीं होता था। लेकिन जब होता है ना, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बुआ आ रही हैं, सब लोग आ रहे हैं ससुराल से, काश मैं भी ससुराल से आती तो वो इज्जत रहता, या फिर मैं कहीं दूर रहती वो इज्जत बना रहता। तो मैंने बहुत कोशिश की ससुराल वालों से कि मुझे साथ, मतलब अपने देवर से साथ में रखो, मैं रहूँगी आपके साथ, जो भी करना रहेगा मैं करूँगी। लेकिन कुछ होता है, पता नहीं उन लोग की सोच क्या थी। मैं अपने हिसाब से सोचती थी, वो लोग अपने हिसाब से सोचते थे। सबकी सोच, मतलब हमारी उनकी सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। उनको लगता था कि हमारी बहू, अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुआ, जब हमारे हस्बैंड ऑफ हुए थे वो 30 साल के थे, और मेरी शादी को 10 साल हुए थे। 10 साल में मेरे 2 बच्चे हुए, और बहुत ज़्यादा ही, मतलब उम्र भी नहीं गया था। 21 साल में शादी हो गई। 10 साल में मेरे और मेरे हस्बैंड के उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, बस 6 महीना और साल भर का इतना ही डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इतने में सब कुछ उन लोग को, मतलब अपने हिसाब से सोचते थे कि कहीं बहू जाएगी काम करने तो लोग हमको कुछ न बोले। लेकिन आज लोगों को पछतावा होता है। फिर मैं आई ज़बरदस्ती, मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले भी नहीं चाहते थे कि हाँ मैं जाऊँ बाहर काम करूँ, या बस वो लोग चाहते थे जाओ ससुराल में रहो। और ससुराल वाले सोचते थे कि मेरे पास नमक रोटी है, आए खा के रहे, घर में पड़ी रहे। लेकिन मैं जानती थी कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, केवल ये एक माँ बाप ही सोच सकते हैं। मुझे लगा, मैंने सबसे मदद मांगी, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से भी मदद नहीं मांगी, सबसे मांगी, लेकिन मेरा किसी ने मदद नहीं किया। तो फिर मेरे देवर का काम मेरे नंदोई ही लगाते थे। आप लोग मेरे वीडियो में देखते होंगे कि वो पहले जॉब करते थे, उनका लगवाए थे, तो मैं उनसे अपने नंदोई से बात की। होता है ना कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो अपने रिश्तेदारों से ही हेल्प मांगती हैं। मैंने उनसे बहुत ऑप्शन रखे उनके सामने कि जीजा देखिए ऐसी बात है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना मुझे कोई कुछ कर रहा है, मैं मेरी आगे की लाइफ कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। तो शादी के लिए भी लोग बहुत बोलते थे, लेकिन मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो मेरे बच्चे भी नहीं राजी होते थे। और मेरा दिल नहीं करता कि मैं छोड़ के जाऊँ, अपने बच्चे को छोड़ूँ जाऊँ दूसरे के बच्चों की परवरिश करूँ। मेरा दिल नहीं गवाही देता था कि मैं शादी करूँ। फिर उसके बाद जीजा से मैं बोली तो ठीक है, उस समय मेरे ससुराल में शादी पड़ा था। सास भी बोली थी कि इस बार अगर से मेरे देवर आ रहे हैं, अगर से नहीं बोलेंगे तो हम चलेंगे तुम्हारे साथ, मुंबई रहेंगे और जो भी करना रहेगा करना। लेकिन उस समय मेरे देवर भी हाथ उठा दिए, मेरे सास ससुर भी हाथ उठा दिए। तो एक होता है जुनून, होता है गुस्सा, होता है कि हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, खाली साथ रहने का सपोर्ट मांग रहे हैं ससुराल वालों से। न उनसे धन मांग रहे हैं, न दौलत मांग रहे हैं कि आप मेरे लिए खर्चा दो, मेरे बच्चों के लिए खर्चा। हाँ, कुछ दिन के लिए मैंने डिमांड किया था, मैं भी जानती हूँ कि उन लोग के पास नहीं है तो कहाँ से करेंगे, लेकिन केवल साथ मांगी थी, मुझे साथ नहीं मिला। उस समय केवल मेरे नंदोई ही मेरा साथ दिए। कहे ठीक है, उस समय सब लोग शादी मेरे ससुराल में था, कहे ठीक है तुम जाओ और आओ, फिर मैं तुम्हारा जॉब लगवा देता हूँ, अपना करना। मैं आई, आते ही यहाँ लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मेरे देवर बहुत कोशिश किए मुझे ले जाने के लिए,
लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत थी, मैं बोली कि मैं आई हूँ जिस मुकाम से, मैं उसमें खड़ी होंगी। फिर लॉकडाउन में मुझे वो चले गए, गांव छोड़ के चले गए, मुझे बोले चलने के लिए, मैं नहीं गई। मैं बोली घर पे भी जाके करके खाना है, यहाँ भी रहोगी करके खाना है, न कोई पूंजी है, न कोई पसार है, न दुकान है, कुछ जरिया नहीं है, खेती वेती कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? यहाँ रहूँगी कुछ भी करके मैं अपने बच्चों को जिया दूँगी, लेकिन गांव में क्या करूँगी? कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो उस समय क्या हुआ, वो चले गए मुझे छोड़ के, मैं यहाँ थी। लॉकडाउन में मुझे सियाराम कंपनी में मेरे नंदोई मुझे काम लगवाए, मैं जॉब पे जाती थी दोनों बच्चों को छोड़ के, लेकिन वहाँ काम की मैं 3 महीने काम की थी। 3 महीने काम करने के बाद फिर क्या मेरी करते थे वहाँ पे आप काम में? पैकिंग करते थे, अच्छा। पैकिंग करते थे। और फिर उसके बाद मेडिसिन कंपनी में काम की। फिर मुझे जमता नहीं था, ये होता था कि बच्चे कहीं बिगड़ न जाए, मैं बाहर रहती हूँ। और मेरे मतलब जॉब करती थी, घर का काम करना, दुनिया की टेंशन, बातें, ससुराल का साथ न देना, घर से बाहर निकलना, तमाम चीज़ें मेरे अंदर घुसती थी कि मैं क्या करूँ। मेरा सेहत इतना डाउन हो गया था, इतना डाउन हो गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वैसे भी इस किट्टू की शादी के समय पंकज भाई का तबीयत, मतलब यहाँ जब मैं उनको ज़बरदस्ती लेके आई, जब मैंने डिसीजन लिया तो पंकज भाई के साथ ही मैं और मेरी ननद साथ में आए। यहाँ आने के बाद उनको डेंगू हो गया, बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गया। कम से कम यहाँ जो खर्चा हुआ दवा में उनके हुआ, लेकिन गांव गए, मतलब 3-3.5 लाख रुपया उनके दवा में चला गया। और किट्टू की शादी थी, सोचिए, हम तो जानते हैं कि जिसका दिल साफ रहता है उसका भगवान बेड़ा पार करते हैं। मेरी मम्मी पापा रोते थे, एक पैसा नहीं है, लेकिन कैसे किट्टू का शानदार से शादी किया, आप लोग देखे होंगे वीडियो में। और दवा भी हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि हमारे मम्मी पापा का मन इतना साफ है, किसी के प्रति न छल है न कपट है। और जिनके मन में छल कपट नहीं रहता है उनका काम अच्छे से हो जाता है। बहुत मुसीबतें आई लेकिन सब पार हो गया। यहाँ मैं रहती थी, फिर मेरा कंडीशन देखने के बाद विनय भाई का शादी हुआ, मैं गांव में गई। फिर आपने स्टोरी मेरा डाला। ये यूट्यूब पे आना कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और कैसे, मतलब यूट्यूब पे जब, ये तो सारी तब की स्टोरी हैं जब आप यूट्यूब पे नहीं थी, तो ये अब सब लोग क्लियर हो गया कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। और जो चीज़ें हमने शेयर किए हैं उसमें बहुत चीज़ें जो है कि हम सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते हैं। एक औरत को अकेले जीना और किसी का सपोर्ट न मिलना सबसे बड़ा दुख होता है। पति रहता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और किसी का सपोर्ट न मिलना, और वो मुश्किल वक्त में जो हमें सपोर्ट किया, हम तो कहते हैं जो हमारे दुख में वो हमारे सुख में। आज हमारा यही सिद्धांत है। हमने लाइफ में बहुत संघर्ष किए हैं। कभी हम आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत शेयर करते हैं, 10% शेयर करते हैं, 90% अपने दिल में छुपा के रखते हैं, क्योंकि हर बातें सोशल मीडिया पे नहीं लाने चाहिए। वो अपने परिवार की बात है। हम शांत हैं तो भगवान हमारा साथ दे रहे हैं, बस हम यही चाहते हैं। तो काफ़ी इमोशनल रहे अभी तक हम लोग। उसके बाद विनय भाई की शादी पड़ी, फिर आप गई गांव। तो यूट्यूब पे कैसे आना हुआ आपका, और यूट्यूब पे जर्नी कैसी रही? जहाँ तक हमें पता है कि आपको वीडियो बनाने से बहुत डर लगता था आप, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी फिर किट्टू आपको बोलती था, बोलते नहीं हम कहाँ बना पाएंगे। उसके बारे में बताइए कुछ। विनय की शादी थी तो आपने मेरी स्टोरी अपने चैनल पे डाली। फिर उसके बाद किट्टू आपको बोली कि दीदी इतना लाइफ में संघर्ष कर रही हैं और लोगों के सामने गिड़ा रही हैं, और कोई मतलब होता है ना कि बहन का दर्द जो होता है, उनको लगा कि कहीं ना कहीं दीदी को इसमें एक्टिव कर देंगे तो वो अच्छे से अपनी लाइफ सेटल कर सकती हैं। और तब आप चैनल बनाए, लोगों ने बोला कि पूनम दीदी का चैनल बनाइए। आपने हमारा चैनल बनाया, एक दिन में हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। मतलब आप की वजह से जो भी हुआ मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाती थी तो मैं कैमरे के सामने नहीं आती थी। लोगों के कमेंट आते थे कि दीदी आप कैमरे के सामने आइए। मैं कभी कैमरे को फेस नहीं कर पाती थी, बहुत ही अजीब लगता था कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई।
तभी यूट्यूब से अच्छा इनकम कर लेती हैं। यूट्यूब से अच्छा इनकम क्या कर सकती हूँ, बस अपनी रोज चल रही है। नहीं। जैसे बहुत सारी ऐसी आपके जैसी महिलाएं हैं और आपके जैसी हैं, कुछ कुछ ऐसी हैं कि भाई पति होके भी नहीं है साथ में, अकेली हैं, ज़िंदगी स्ट्रगल कर रही हैं। अगर वो यूट्यूब पे आना चाहें तो उनका क्या फ्यूचर है यूट्यूब पे आकर के और इंस्टाग्राम पे इस सब पे मेहनत करके कुछ कर सकती हैं वो लाइफ में? अगर से वो मेहनत करेंगी, उनका फेस वायरल हुआ तो वो शायद उनकी लाइफ बन सकती है। और नहीं फेस वायरल हुआ, मेहनत करती रहें, कभी न कभी भगवान उनका साथ देंगे, शायद आगे बढ़ सकती हैं। और मैं केवल यूट्यूब के जरिए भरोसे नहीं हूँ, मैं सिलाई भी करती हूँ, कुछ ऑनलाइन काम भी करती हूँ। ऐसे हमारे घर के खर्च चलते हैं। और ऑनलाइन सब लोग पूछते हैं कि कौन सा काम करती हैं। आप लोग को पता है कि मैं इस समय एक नया काम स्टार्ट की हूँ, जो कि स्टोरी लगाती हूँ प्रोडक्ट से। लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से ऑनलाइन कपड़े, चूड़ी वगैरह जो कि मंगाते हैं, हमें जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है हम उसका ही स्टोरी लगाते हैं। जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है वो उसको क्या करते हैं कि उससे लिंक पे क्लिक करके उसको मंगाते हैं, तो हमें भी कुछ पैसे अर्न होते हैं, कमीशन मिलता है। चलिए, तो बहुत अच्छा काम है। तो जितने भी लोग महिलाएं देख रही हैं घर बैठे इस काम को कर सकते। मैंने बोला था ना कुछ कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप मोटिवेट होंगे। तो ये अकेले रह के भी इतना सारा कुछ काम कर रही हैं, 2 बच्चों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो जर्नी रही, इसमें ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, या मायके की तरफ से आपको? जैसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि ससुराल वालों ने, जैसे आपकी जब ये सब चीज़ें गुजरी आपकी, तो भाई कुछ टाइम लगा होगा चीज़ें स्थिर होने में। जब चीज़ें स्थिर हुई तो क्या ससुराल वालों का क्या रवैया था? आप वहाँ पे अपने ससुराल में क्यों नहीं रह करके काम कर पाई जो आप यहाँ सिलाई का काम करती हैं? बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि भाई आप ये जो काम यहाँ कर रही हैं अकेले रह के, आप अपने ससुराल में भी रह के भी कर सकती थी। सिलाई कढ़ाई का यूट्यूब पे वीडियो बना लेती, साथ साथ बनाती तो और अच्छा चैनल चलता आपका। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मतलब आप शादी करके सेटल हो जाती। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये काम ससुराल में रह के क्यों नहीं करना चाहती थी, सिलाई का और वीडियोस बनाना ये काम, क्योंकि वहाँ के लोगों को देखो पसंद बिल्कुल नहीं था। अब भले लोग बना रहे हैं, अब धीरे धीरे लोग एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन जिस समय मैं सोशल मीडिया पे आई उस समय लोगों को बहुत बुरा लगता था, बहुत बातें भी मैं सुनी। और वीडियो की वजह से लोग थोड़ा बहुत मुझसे ससुराल वालों का लगाव था, लेकिन वीडियो की वजह से बहुत दूरियां भी बन गई, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बुरा है। लेकिन सोशल मीडिया पे आना बुरा नहीं है। लोगों का सोच, लोगों का दिमाग जो जिस तरीके से सोचेगा उसको वही तरीका दिखेगा। अगर आप हमको अच्छे दिखेंगे तो मैं आपको अच्छी दिखूंगी, अगर आप हमको गलत तरीके से दिखेंगे तो मैं गलत ही दिखूंगी। लेकिन आज लोगों को इसकी अहमियत मालूम है कि होता है, मुझे भी फील होता है कहीं ना कहीं कि उस समय उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो उस समय क्या परिस्थिति थी। आज मैं अपने पैर पे खड़ी हो गई हूँ, एक नहीं 2-4 काम करती हूँ, उससे हमारा इनकम होता है अच्छे खासे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, पहले तो बहुत ही नॉर्मल जीते थे, लेकिन अब जो सोचती हूँ हमारा सब भगवान भोलेनाथ की कृपा, जब से हम उनका शरण पकड़े हैं हमारा सब काम एकदम आसानी से हो जाता है। तो मुझे अब लोगों से नहीं, मुझे अपने महादेव पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मतलब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इसको सोशल मीडिया की ताकत मानती हैं कि भाई सोशल मीडिया या आपके परिवार के जरिए आपको एक ऐसा मार्गदर्शन मिला, एक ऐसा रास्ता मिला जिसपे आप मेहनत तो भाई देखो आपको ही करनी पड़ेगी, आपको उसके सहारे आपका परिवार चल रहा है और आपको एक अच्छा खासा लाइफ स्टाइल आप जी पा रही हैं और मेहनत करेंगी तो और अच्छे पैसे कमाएंगी। मैं सोशल मीडिया पे भी अपनी फैमिली का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। हमारा एक बार 50 के कंप्लीट होने वाले थे, 47 प्लस में थे, हमारा एक चैनल डिलीट हो गया। लेकिन हमने साल भर में इतना मेहनत किया कि इस समय मेरे कुछ ही बचे हैं कि लाख पूरे होने में। और चलिए दोस्तों, जितने लोग वीडियो देख रहे हो तो पूनम ब्लॉग्स को हम लोग टैग करेंगे ही टाइटल में, आप लोग जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और 1 लाख सब्सक्राइबर जरूर से जरूर करिए। 1 लाख जब हो जाएगा ना फिर से इनका पॉडकास्ट करेंगे।
तो हमें उनको भी दिल से धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आज इन लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और जो भी है हमारे बच्चों की जो लाइफ है, इनके लाइफ जो हम दे रहे हैं, पढ़ाई से लिखाई से जो भी कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग का देन है। और उससे बड़ा हम अमित किट्टो के भी आभारी हैं कि वो यहाँ तक मुझे लेके आए, यहाँ तक लेके आए। अगर से वो उन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं होती। लोगों के सामने अगर कभी हम एक महीने अमित किट्टो से भी बोलते कि आप मुझे कुछ पैसे की सपोर्ट कर दो, तो एक बार इंसान करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, फिर मुझे खुद अजीब सा लगेगा कि मैं बार बार उनसे पैसे मांग रही हूँ। उनको भी लगेगा कि रोज़ रोज़ होता है, कहीं ना कहीं मन में ये आ जाता है, चाहे कोई भी हो। अभी हमसे भी कोई 1 बार मांगेगा, 2 बार मांगेगा, 3 बार मांगेगा, सपोर्ट करूँगी, फिर बाद में होगा कि बार बार इनको देना। लेकिन उन्होंने जो रास्ता मुझे दिखाया, बार बार देने से अच्छा आज उन्होंने वो रास्ता दिखाया कि मैं उस रास्ते पे चली। आज मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ और अपना लाइफ अच्छे तरीके से जी रही हूँ। हमें किसी भगवान के दया से कोई भी कमी नहीं है। तो हम कहते हैं कि अगर से अमित किट्टो ने हमें ये रास्ता दिखाया, भले लोगों की नज़र में अमित किट्टो बुरे हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर से ही रह करके बढ़िया काम करती हैं। हम घर पे ही रह के अच्छा काम कर लेते हैं। और रही ससुराल की बात, ये ससुराल में रह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं थी और वहाँ रह के मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। जो चीज़ हम यहाँ एकदम खुले माइंड से कर लेंगे, वो चीज़ हम ससुराल, किसी का भी ससुराल हो, तो वो नहीं कर सकते। लोग ये भी कमेंट करते हैं कि चलो ससुराल मत रहो, मायके मत रहो, मुंबई में कोई नहीं है, दिल्ली में तो भाई है, 2 बहन है, दिल्ली में क्यों नहीं रहती हैं आप? दिल्ली में देखिए, इंसान जहाँ रह आता है उनको वहाँ अच्छा लगता है। आर्यन को बिल्कुल, मतलब वो शुरू से ही जब आर्यन के पापा ऑफ हुए तो वो गांव में बिल्कुल रहना नहीं चाहता था, बोलता था कि मैं यहीं पे रहूँगा। तो मुझे यहाँ अपने बच्चों की लाइफ दिखी, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी का मदद नहीं करता है। मैं ये सोची कि मैं खुद ही अपने लाइफ में संघर्ष करूँगी, भले लोगों के ताने बाने, गाली, ऊंच नीच, जिसको जो बोलना है मैं सह लूँगी, लेकिन हमारे बच्चों की लाइफ सेटल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न हमारे पास पूंजी है, न खेती है, न घर है, न कुछ है। यहाँ रहेंगे, हमारे पास जो भी रहेगा 10-12 जो भी रहेगा मैं पढ़ा लूँगी आर्यन को। इंडस्ट्रीज एरिया है, अगर कुछ भी नहीं कर सकता तो जॉब तो कर सकता है, लाइन पे हो सकता है। बाद में बेटा मेरा बड़ा होता तो मैं ये सोचती कि मैं किसके सामने हाथ जोड़ने जाऊँगी कि आप मेरे बेटे को अपने यहाँ रख लो। जो भी रखेगा, जितना मैं कर ली हूँ आर्यन के पापा के रहते हुए, पूरा गांव, पूरा रिश्तेदार आके मेरे यहाँ रह के कर लिया है। लेकिन एक समय ऐसा था कि कोई कुछ नहीं करता था। आज भले ही मैं धक्का सह के यहाँ रह रही हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, फिर भी मैं अपने बच्चों को जिला सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत हिम्मत और ताकत आ गई है। किस वजह से? लोगों के ताने बाने सुन के मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली हूँ। तो जितने भी लोग वीडियो देख रही हैं, जितनी भी सिंगल मदर हैं या कहीं ना कहीं परिवार से अकेले रह करके अगर संघर्ष कर रही हैं, तो दीदी सीखिए। शादी काहे नहीं कर रही हैं आप? शादी के लिए ऑप्शन तो बहुत आते हैं, लेकिन मुझे अपने बच्चों का ये होता है कि पिता का साया हटा। अगर से मैं चली गई, मैं रह के भी देखी कि मतलब देखी ना कि माँ जितना अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, चाहे कोई भी रहे, कुछ कोई नहीं कर सकता है। तो मैं दूसरे के बच्चों का लाइफ जाके सेटिंग करूं और अपने बच्चों को अनाथ की तरह छोड़ दूं, तो ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे ऑप्शन नहीं मिले कि भाई जो सामने वाली पार्टी, जो लड़के की पार्टी हो, दोनों बच्चों के एक्सेप्ट कर ले? कोई ऐसा पार्टी नहीं मिला कि जो मेरे बच्चों को एक्सेप्ट अगर कोई ऐसा मिला, जैसे हमारे पॉडकास्ट के जरिए वीडियो बहुत सारे लोग आपकी देखेंगे, अगर कोई ऐसा मिलता है कि आपके बच्चों को भी अगर वो एक्सेप्ट करें और आपको भी करे, तो आप क्या शादी के लिए तैयार होंगे? क्योंकि देखिए अभी देखा जाए तो पूरी उम्र है आपकी, बहुत उम्र पड़ी हुई है। इसके लिए तो मैं एकदम एग्री नहीं हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं खुद सक्षम हो गई हूँ। और शादी के लिए तो बिल्कुल मेरे मन में बिल्कुल ख्याल नहीं है, सोचती शादी के बारे बिल्कुल में? भी नहीं सोचती। कभी एक बार भी ऐसा मन आया कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के शादी कर कभी लेते कभी हैं? जैसे बच्चों से मूड ऑफ होता है तो अकेला महसूस करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि अगर से कल के जैसे जमाना देख के कल के बच्चे अगर से अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, कहीं मुझे नहीं पूछे तो मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन उसके लिए भी मैंने सोच के रख लिया है, अगर से मेरे बच्चे मुझे नहीं पूछेंगे तो बहुत आश्रम है ना, वहाँ जाऊँगी अपना जीवन व्यतीत करने। अच्छा, एक और कॉमन सा प्रश्न है, मतलब एक पति साथ में हो और
एक सिंगल औरत हो, जैसे विधवा हो गई हो, नहीं है कोई साथ में, तब की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना संघर्ष है, लोगों का नज़रिया कितना बदल जाता है। जैसे अभी आप अकेली हैं तो अब लोगों का जो सामने वालों का टोन कैसा होता है बात करने का, जब आपके साथ किसी मर्द का हाथ हो आपके सर पे तो कैसा तरीका होता है लोगों की बात, क्या आपको लगता है फ़र्क होता है लोगों की बातों में? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क होता है कि अगर से मैं पति के साथ रहती हूँ, किसी से भी बातें कर लेती हूँ तो लोगों को बुरा नहीं लगता है। आज मैं अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे विचार से मैं किसी से दो शब्द खड़ी क्योंकि चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, अब काम की बात कर रही हूँ, कुछ भी बात कर रही हूँ, लेकिन लोग अच्छा नहीं पहले बुरा सोचेंगे, क्यों बात कर रही हैं। मुझे भी अगर पता किसी है जेंट्स से बात कर लें तो वो ज़्यादा गलत तरीके से सोचते गलत हैं। तरीके से सोचते हैं कि अच्छा। क्या क्या बात है, क्यों बात कर रही हैं। लेकिन हमें पता है ना कि हम जिससे भी बात करते हैं अपने ज़रूरत से बात करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ, इतना दुनिया देखी हूँ कि मैं एकदम मरने के कगार पे आ गई थी। मेरी ज़िंदगी बस इतनी सी बची थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने मुझे बचा लिया। अब कहानी बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। बस यही जानते हैं कि बहुत सुन सुन के मैं इतना पक चुकी थी कि मैं एकदम मेंटल जैसे हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ क्या जाऊं। सुनाते थे लोग? लोग मुझे नहीं सुनाते थे, मतलब लोगों से मुझे पता चलता था कि कोई बोलता था, मतलब होता है ना कि जॉब पे जाती हैं, बच्चों को लेके यहाँ रहती हैं। हमारे रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं, हमारे देवर यहाँ रहते हैं, मैं अकेले यहाँ नहीं रहती हूँ। वो ही पहले यहाँ बोईसर में रहते थे, मैं जोगेश्वरी और नाला सुपारा के बाद ये तीसरा ये आया बोईसर। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कल, आज नहीं तो कल उनको ये समझ में आ जाएगा कि चलो हमारी भाभी हैं या फिर हमारी बहू हैं, और समझ में आता है। खैर सब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, लेकिन अब सबको एहसास होता है, सबको समझ में आता है। बस यही कहना चाहती हूँ। अब तो मैं अपनी तो लाइफ में ऐसा एकदम। नहीं हुआ कि जैसे कितने भाई थे आपके हस्बैंड? 2 भाई। 2 भाई, उनको लेके 2 कि उनको छोड़ के अभी 2 और हैं? नहीं नहीं, उनको लेके ही 2, अभी 2 एक ही अभी एक बचे हैं। हैं। एक हैं तो उनका ऐसा नहीं विचार हुआ कि बच्चों को मुझे दे दो, हम रख लेंगे बच्चों को, हमारे हमारे खून है? मेरे ससुराल वालों के विचार में तो ये आया था कि मतलब कि आर्यन को, मेरे देवर को, मतलब मेरे देवर को दे दें और मैं आरव को लेके कहीं जाके शादी कर लूँ। तो अभी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। फ्यूचर में अभी आपने क्या सोचा है कि अभी आपका आगे क्या प्लान है? फ्यूचर में हमने बस यही सोचा है कि बस एक छोटा सा घर हो जाए जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ अच्छी लाइफ सेटिंग कर सकूँ, वो अपने पैर पे हो जाए। बस यही कामना है। जब यहाँ तक संघर्ष किए हैं, बस इतनी सी और हो जाए तो और अच्छी बात है। और उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट रहा, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सिखा के जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पिछले पॉडकास्ट में कुछ कमेंट करके गए, कुछ ऐसे लोगों को लेके आओ कि हमें कुछ सीखने को मिले। देखो, हर एक पॉडकास्ट में और हर एक इंसान में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। बस वो जो सामने वाला होता है उसका नज़रिया चाहिए कि सामने वाले से मैं क्या चीज़ें सीख सकता हूँ। तो दीदी की जो भी लाइफ रही है उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने लायक हैं, तो आपको इनकी लाइफ से लेनी चाहिए और बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे। यूँ तो बात करने के लिए इतनी बातें हैं कि मेरे को लग रहा है कि पूरे महीने में पॉडकास्ट इनके साथ करता रहूँ तो कोई बात ख़त्म ना हो और डेली कुछ ना कुछ सीखते रहें दीदी से। ये वाला पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मैं दीदी को धन्यवाद कहूँगा कि दीदी हमारे पॉडकास्ट में आई और अपना कीमती समय दी। मुझे तो इनका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा और किन किन लोग इनकी स्टोरी सुन के आंखों में आंसू है, कमेंट करके जो बताया। दीदी जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगी? जाते जाते बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और अपने पूनम दीदी को सपोर्ट करिए और हमारी स्टोरी को खूब ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे जैसे जो लेडीज़ें हैं उनको एक रास्ता भगवान दिखाए कि अगर से वो यूट्यूब चैनल पे हैं तो उनको आगे बढ़ने का जरिया सिखाए। और क्या कह सकती हूँ, बातें तो बहुत हैं। जो हमारी जैसे बहनें हैं उनको समझ में आता है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं वो अच्छी लाइफ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस लाइफ से।
और सीख के लोग स्ट्रांग बनते हैं। तो मैं भी स्ट्रांग बनी हूँ, आप लोग भी स्ट्रांग बनिए। ऐसी परिस्थिति में जैसे दीदी हैं तो बहुत सारी चीज़ों से प्रतिदिन गुजरना पड़ता है। ये तो अपने रियल लाइफ में गुजरते ही हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो कुछ लोग होते हैं जो कमेंट्स के ज़रिए दिल को दुखाते हैं, तो उनसे बस यही विनती है, आप सब लोग अपने आप को एक ही जगह रख करके देखा करो, फिर कमेंट्स किया करो। और ये मैं चाहूँगा कि आप इस वाले पॉडकास्ट में दीदी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, दीदी जब भी दिल्ली आएँ और जल्दी प्लान करें ताकि आप आएँ, वहाँ पे आप आपका एक और अच्छा पॉडकास्ट हो। यहाँ पे तो हमने किसी तरीके से सेटअप करके कर लिया पॉडकास्ट, और उम्मीद करते हैं कि आपको पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। हाँ भैया, अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसको बुलाएं, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं फिर एक नए पॉडकास्ट साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, धन्यवाद।